जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार टॉपर सीरीज में आपके सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग आपके सोशल साइंस और संस्कृत की चर्चा कर चुके हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 साइंस का, अर्थात कि विज्ञान का। यहाँ पे आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि साइंस का जो पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का होगा, अर्थात कि 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 2 घंटा 45 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, सीधे हम लोग प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला जो इस साइंस का आपका खंड की शुरुआत हो रहा है वो है खंड अ, अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपसे कह रहा है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से किसी 40 प्रश्न का आपको उत्तर देना है और उसके लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा और इसके लिए आपको 40 अंक मिलेंगे। अर्थात कि कोई भी 40 प्रश्न 80 में से आपको बना देना है और जो 40 प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़ देना है। तो चलिए एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्लास अंत होगा तो बताइएगा कि आपका 40 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और जितने भी छात्रों का इस सीरीज का कोई भी वीडियो छूटा है तो आपके सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर एक एक क्लास को देखकर आप अपना तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग वही क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं जहां से कि 2022 बोर्ड परीक्षा में तमाम प्रश्न आएंगे। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा। आप जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब चूंकि उल्टा बनता है इसीलिए इसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सभी अंतर आपको समझ के रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और एक एक क्लास के लिए 7 PM पे तैयार रहिए। और जो भी क्लास छूटता है तो प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया गया ताकि आप कभी भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। प्रश्न पूछा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइन आई बटा साइन आर, जिसे हम म्यू से सूचित करते हैं। इसका क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। पूछा था प्रश्न आपसे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, अर्थात कि इसमें से चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग करके हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी उनका बिल्कुल सही है, प्रिज्म। बिल्कुल याद रखिएगा, प्रिज्म से हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी 2 नंबर में भी अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। आपको बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप पढ़े होंगे कि चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उसके साथ साथ चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। अर्थात कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और वहीं 2 नंबर में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर निर्भर करता है। फिलहाल इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे सर। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है, अर्थात कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस, अर्थात कि अभिसारी लेंस के द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार होता है। वहीं पे यहाँ पे पूछता निकट दृष्टि दोष, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, अर्थात कि अपसारी। तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो अवतल लेंस या अपसारी, और दीर्घ दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस या अभिसारी, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। और इस सीरीज में जो भी वीडियो जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 7 PM पे आपके लिए क्लास चल रहा है, तो डेली आपको 7 PM पे अपना मोबाइल रखकर तैयार रहना है, क्योंकि इस सीरीज में जो भी वीडियो जा रहा है इससे आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में काफी प्रश्न आएंगे।
क्या प्रश्न आपसे पूछा था कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है? तो नरम लोहा। आप जानते हैं नरम लोहा को विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में व्यवहार किया जाता है, वहीं क्रोड लाइन देने पे चुंबक की भांति कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट्स आपको ये भी समझ के रखना है कि ये विद्युत चुंबक जो नरम लोहा के क्रोड से बनाया जाता है वो अस्थायी चुंबक होता है। कैसा चुंबक होता है सर? तो अस्थायी चुंबक होता है। और अगर हमें अस्थायी चुंबक बनाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? इस्पात। तो ये भी याद रखेंगे कि विद्युत चुंबक जो नरम लोहा के क्रोड से बनाते हैं वो अस्थायी चुंबक होता है। अगर हमें अस्थायी चुंबक बनाना है तो हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट का प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 7 नंबर की 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप पढ़े होंगे प्रतिरोधों का समायोजन या प्रतिरोधों को हम लोग दो क्रम में जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। तो जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R बराबर अर्थात कि समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। और वहीं इसे हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे सर हमसे प्रश्न पूछा था कि इसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, लेकिन किस क्रम में जोड़ा गया है? तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध? तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R1 कितना है? 10 ओम। R2 कितना है? 20 ओम। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे और ऐसे प्रश्न को ऐसे ही आप जोड़कर बना देंगे। कहां से आंसर डिसाइड होगा? तो यहां से श्रेणी क्रम से, और समानांतर क्रम में होगा तो 1/, में आपको करके निकालना पड़ेगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपसे क्या पूछा है कि निम्न में कौन अवकारक है? एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो भी प्रश्न नहीं मालूम है याद करते चले, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में टॉपर बनने का सूत्र बता चुका हूं। आप जानते हैं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कौन अवकारक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2S जो है अवकारक है। आप जानते हैं अवकारक को हम एक और नाम से जानते हैं अपचायक। तो याद रखेंगे यहाँ पे अवकारक की जगह पर अगर आपसे अपचायक भी पूछता है तब भी राइट आंसर यही होगा H2S। कुछ और अवकारक या अपचायक की हम आपको जानकारी दे दे तो कार्बन C क्या है? अवकारक है या अपचायक है? NaMg अर्थात कि सोडियम, मैग्नीशियम, H2S, उसके बाद HCl, ये सभी जो है अवकारक या अपचायक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जल्दी से बताइएगा संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप पढ़े होंगे। देखिए संक्षारण जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो संक्षारण जो अभिक्रिया होता है वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन में उपचयन और अपचयन अर्थात कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देख रहे हैं ऑप्शन में ना ही रेडॉक्स है कहीं पे, ना ही अपचय है, और यहाँ पे देखिए अपचयन और उपचयन दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। परीक्षा में जब भी ऐसे प्रश्न आए जहां पे कंफ्यूजन हो उस प्रश्न का जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपको प्रश्न छोड़ने का भी विकल्प है। तो याद रखेंगे संक्षारण जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो जल्दी से ऑप्शन के अनुसार आंसर कमेंट करेंगे। आपको बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन है। अम्ल में हाइड्रोजन अर्थात कि H+ आयन की क्षमता के अनुसार हम लोग उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल जिसमें H+ आयन ज्यादा होते हैं। दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल, जिस अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन अर्थात कि जिसकी क्षमता कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। तो आपसे पूछा है कि वीक एसिड कौन सा है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए ध्यान से ऑप्शन डी पे दिया गया है CH3COOH। क्या है? आपका दुर्बल अम्ल है। और आपको बताना है सर कि CH3COOH काम क्या है अर्थात कि ये कौन सा अम्ल है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बोलिएगा एसिटिक अम्ल है। CH3COOH कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। करता हूं आप समझे होंगे। दुर्बल अम्ल पूछा था तो इसमें से ए पे HCl, HNO3, H2SO4 ये सभी कौन अम्ल है? सबल अम्ल है अर्थात कि प्रबल अम्ल है। और इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी CH3COOH दुर्बल अम्ल है। और इसका नाम है कौन सा अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल है। और कुछ दुर्बल अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल भी कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो एक एक चीज आपको क्लियर रखना है ताकि इसके आसपास भी कोई प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है?
है। इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन डी। जिंक के बारे में आप पढ़े होंगे, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न का जवाब देते चलिए। जो भी प्रश्न मालूम नहीं उसको याद करते चलिएगा, अभी काफी समय है। अगर इस सीरीज के सभी वीडियोज आप तैयार कर लेते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन कॉपर का अयस्क है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में कौन कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क कौन होता है? तो जो भी छात्र इसका राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल उनका सही है। क्यूपराइट जो है कॉपर का अयस्क है। ये सभी चारों ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। वहीं पे साइट दिया गया है, ध्यान से फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा क्योंकि यहां से एक प्रश्न जरूर आता है हर साल। क्या आपको याद रखना है क्यूपराइट इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि पूछा था कॉपर का अयस्क कौन है, तो क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। वहीं पे जो ऑप्शन बी पे लिखा है सर बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का, याद कर लीजिए एल्यूमिनियम का। सीने बार किसका अयस्क है? जल्दी से बताइएगा, आपको मालूम होगा तो, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। सीने बार जो है वो पारा का अयस्क है। वहीं पे कैलेमाइन जो है किसका अयस्क है? तो जिंक का, याद रखिएगा कैलेमाइन किसका अयस्क होता है? जिंक का। तो चारों ऑप्शन आपको याद रखना है, कोई भी पूछेगा आंसर आपको परीक्षा में गलत नहीं करना है। जो भी ऑफलाइन क्लास का अनुभव है और जो भी हम लोग वहां के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं वो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि बस इसका आप तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कार्बन क्या है। कितना आसान प्रश्न है, आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधातु। क्या है? ऑप्शन बी अधातु, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, सर आपसे पूछ रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बारे में आप सीखे होंगे जरूर, अगर आप कहीं पे भी कोचिंग क्लासेस करते होंगे तो आपको बताना है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल सही, जो भी छात्र इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल उनका सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में अर्थात कि बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है सर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए पे लिखा है जल से, ऑप्शन बी पे है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी पे है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी पे है स्टार्च से। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ग्लूकोज के साथ क्या निकलता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया आपके सेंटअप एग्जाम में, उसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मॉडल पेपर में प्रश्न कितना बार आया है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब अर्थात कि मानव का सामान्य जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। ब्लड का प्रेशर, रक्तदाब आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताइएगा कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। 120/80 किसी मनुष्य का रक्तचाप है तो उसका सामान्य रक्तदाब होता है। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि पायरूट का विखंडन किस में होता है। ये बहाना बनाने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि टॉपर बनने का या अच्छा अंक लाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी देखते हैं जो भी छात्र ज्यादा पढ़ते हैं उनका ज्यादा अंक आता है। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो इसलिए मैं आपको एक मूल मंत्र सिखा चुका हूं जिसको आपको लिखकर साट देना है कि टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और ये बहाना नहीं बनाना है कि हमारे ऑफलाइन क्लास में एक खत्म नहीं हुआ है, मैंने जो इसका तैयारी नहीं है, मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूं तो नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूं ताकि आपको उसको याद कर लेना है, क्योंकि अब परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। तो जो भी छात्र इसका जवाब दिए हैं ऑप्शन ए उनका बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सर आपसे पूछ रहा है कि नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए इस सेट में जो भी प्रश्न आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते होंगे या और सब बुक आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि कितना शानदार शानदार प्रश्न और कितना वीवीआई प्रश्न इसमें है। आपको बताना है कि नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिक। ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है क्या? नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। सर 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि रंध्र का प्रमुख कार्य होता है अर्थात कि पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना रंध्र का प्रमुख कार्य होता है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी। और रंध्र के परिभाषा में भी आप लिखे
देखे होंगे कि रंध्र के परिभाषा में भी यह शब्द आया है कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना रंध्र का कार्य है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको क्या बताना है सर कि निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। जनन की दो विधि होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन विधि के उदाहरण विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसलिए इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर प्रश्न पढ़िए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। और देखिए कुछ छात्रों का प्रश्न था कि हिंदी शुरू कीजिए, मैथ शुरू कीजिए। तो हम लोग इस सीरीज में सभी विषय पढ़ेंगे, लेकिन अब जो शुरू करते हैं उसको खत्म करेंगे, तभी आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ताकि हर एक सब्जेक्ट का तैयारी आपका अच्छा हो जाए। तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है। जो सब्जेक्ट हम लोग देखिए सोशल साइंस मैंने कितना अच्छा आपको कोई भी खंड नहीं छोड़ा हूँ। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी हम लोग पढ़ लिए। वैसे अब साइंस शुरू किए तो इसका सभी खंड हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो फाइनल हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सिर्फ आपको पेशेंस बनाकर और डेली 7 PM पे क्लासेस करना है। तो 21 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है सर कि आपको बताना है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो जो भी छात्र इसका आंसर दे चुके हैं ऑप्शन बी उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको विद्युत मोटर पढ़ाते समय स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि आपको याद कर लेना है कि विद्युत मोटर वह युक्ति है। क्या आपको याद करना है कि विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं कितने छात्र इसका राइट आंसर देते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत उन्मय तार किस रंग का होता है? हरा रंग का, कि लाल रंग का, कि काले रंग का, कि हल्के रंग का? जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत उन्मय तार किस रंग के होते हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग का। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत उन्मय तार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइव वायर, अर्थात कि जीवित तार। और आप पढ़े होंगे कि जीवित तार या गर्म तार लाल रंग के होते हैं सामान्यतः। और उसके बाद दूसरा तार आपको याद रखना है, जो उदासीन तार होते हैं अर्थात कि ठंडा तार, वो काले रंग के होते हैं सामान्यतः। और जो भू तार होते हैं वो तार होते हैं हरे रंग का। तो यहां से आपको कौन कौन प्रश्न मिल गया कि अगर आपसे पूछेगा कि जीवित तार या गर्म तार या विद्युत उन्मय तार या लाइव वायर, तो ये सभी एक ही बात है, सभी का अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये होता है लाल रंग का। वहीं आपसे प्रश्न पूछेगा कि उदासीन तार या ठंडा तार, तो यह होता है काले रंग का। वहीं प्रश्न पूछेगा कि आपसे भू तार किस रंग का होता है, तो हरे रंग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिलहाल 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है लाल रंग का। आगे बढ़ेंगे सर 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? अर्थात कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट, जो फ्यूज होने पे फिलामेंट टूट जाता है, फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? जल्दी से, इसमें तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। फिजिक्स से आपका प्रश्न लिया गया है। तो बिल्कुल सही, जो भी छात्र इसका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए उसका राइट आंसर है। टंगस्टन से विद्युत बल्ब के फिलामेंट का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन देखिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। वाट घंटा किसका मात्रक है? तो वाट घंटा शक्ति का मात्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति का, पावर का मात्रक होता है वाट घंटा। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कितना शानदार प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आपको बताना है कि जो प्रिज्म होता है, एक साधारण प्रिज्म, वो कितने सतह से घिरा होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका जवाब दिए हैं ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही है, उनका तैयारी बिल्कुल अच्छा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। आपको बताना है कि किसी अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए दो फैक्ट्स आपको समझना होगा कि हम लोग सेंटीमीटर से सीधे डायऑप्टर में स्विच नहीं कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया कि हम लोग सेंटीमीटर से सीधे डायऑप्टर में नहीं पहुंच सकते हैं? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो कितना होगा, कहिएगा सर 50/100 अर्थात कि 1/2। हमने क्या किया पहले, इस ध्यान से आपको समझना है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना हो गया 1/2। अब आपसे क्या पूछा था कि क्षमता, तो अब क्षमता तो P बराबर कितना होता है, तो कहिएगा सर 1/f है। अब 1/f तो f आ गया 1/2, इसको करेंगे 1/2
1/2। ये नीचे गुण भाग में है तो ऊपर जाके हो जाएगा गुना में, अर्थात कि कितना आ गया इसका क्षमता 2। लेकिन अभी आपको आंसर कमेंट नहीं करना है, 2 हो गया। लेकिन अब देखना है कि कौन लेंस की बात हो रहा है सर, तो यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस, तब आपको एक और लॉजिक लगाना है कि लेकिन आप जानते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो कहिएगा सर ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2 डाइऑप्टर। तो ये जरूरी होता है माइनस प्लस का साइन देखना। और वही यहाँ पे सेम प्रश्न रहता है, यहाँ पे लिखता उत्तल लेंस, तब इसका राइट आंसर आप क्या करते, ऑप्शन ए 2 डाइऑप्टर। उम्मीद करता हूं आप समझोगे कि क्या हम लोग किए हैं, 2 काम किए हैं। पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, फिर लेंस की क्षमता का सूत्र P = 1/f का प्रयोग करके 2 आंसर निकाले हैं। फिर हम लोग देखे हैं कि इस पे किस लेंस के बारे में पूछा था आपसे सर, तो अवतल लेंस, तो इसीलिए माइनस में आंसर चला गया ऑप्शन बी। यहीं पे उत्तल लेंस पूछता तो सेम आंसर प्लस में होता। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। मैं एक एक प्रश्न आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं ताकि इसके आसपास कोई भी प्रश्न भटके तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस साल 2022 बोर्ड परीक्षा में जब आपके लिए मैं डेली क्लासेस चला रहा हूं तो आपको कमाल करना है इस साल की परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सर कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसे होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रश्न आपको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है कि कोई एक दर्पण है, उसके सामने हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु का आकार जो है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके आकार के बराबर है, अर्थात कि u बराबर है v। क्या पूछा है सर, u बराबर है v। तो ये कंडीशन किसमें होता है सर जी, तो समतल दर्पण में। याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको क्या बताना है, समतल दर्पण। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न का आंसर किसी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2:1। बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है। H2O आप याद किए होंगे, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1:2:1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो आपसे पूछ रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। जल्दी से बताइएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको चैप्टर याद आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर से प्रश्न है। साइंस के केमिस्ट्री के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से प्रश्न है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। जो भी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी CnH2n-2 एल्काइन देखिए पूछा है। कंफ्यूजन आपको थोड़ा भी नहीं रखना है, एल्काइन पूछा है तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। वहीं पे पूछेगा सर आपसे एल्कीन, तो आप क्या कहिएगा सर अगर एल्कीन पूछेगा तो हम कहेंगे CnH2n। बिल्कुल सही, एल्कीन पूछे तो राइट आंसर होता ऑप्शन सी CnH2n। याद रखेंगे, एल्काइन पूछा था CnH2n-2, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न कितना शानदार है। कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या है, आयरन का परमाणु संख्या, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही। इसमें क्या सोचना है, जल्दी से आपको कमेंट कर देना है ऑप्शन बी 26। लोहा जिसका संकेत होता है Fe, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। अब आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होता है। बिल्कुल डायरेक्ट आपके केमिस्ट्री से प्रश्न लिया गया और बड़ा ही वीवीआई प्रश्न, शानदार प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा कि अगर हमको कठोर जल को मृदु जल बनाना है तो उसमें हम सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी छात्र इसका दे रहा है ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही है। Na2CO3 सोडियम का यौगिक है, इसी का प्रयोग करते हैं कठोर जल को मृदु बनाने में, आप पढ़े होंगे। अब आपसे पूछ रहा हूं कि Na2CO3 का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी छात्र कह रहे हैं सर यही है वाशिंग सोडा, उनका बिल्कुल सही जवाब है। वाशिंग सोडा का ये रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और इसका उपयोग तो आपको पढ़ना ही है, इसका निर्माण पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। तो उस उपयोग में आप पढ़ेंगे कि कठोर जल को मृदु बनाने में वाशिंग सोडा अर्थात कि Na2CO3 का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो सर आपसे पूछ रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि कौन सा अधातु, ध्यान से देखिएगा, धातु नहीं पूछ रहा है, पूछा है कौन सा अधातु नॉन मेटल विद्युत का सुचालक है। तो जो भी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सही आंसर ग्रेफाइट होगा, उन सभी स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल सही है। आप पढ़े होंगे धातु अधातु के गुण में कि अधातु सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद में आपको लिखाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि इसको याद कर लीजिए, वीवीआई प्रश्न है कि अपवाद स्वरूप है ग्रेफाइट जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि
निम्न में कौन अम्लीय है। आपको ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन इसमें से अम्लीय है। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि सर pH बराबर 3 अम्लीय होगा, तो उनका बिल्कुल सही है, उनका तैयारी भी बिल्कुल शानदार है। पीएच का मान आप जानते होंगे कि ऐसे पीएच स्केल होता है, और पीएच स्केल में बीच में क्या होता है, यहाँ पे होता है 7, और जैसे ही 7 से आगे हम बढ़ते हैं 8 9 10 तो वो होता है क्षारीय। जैसे ही 7 से कम जाएंगे वो होता है अम्लीय, और जो 7 होता है वो होता है उदासीन। तो देखिए मैं 7 से कम कौन था, तो एक ही था 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको बताना है कि जो CaCO3 है, अर्थात कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaO और CO2 में टूट जाता है, आप जानते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपघटन। देखिए CaCO3 जो CaO प्लस CO2 में टूट रहा है, तो ये है अपघटन अभिक्रिया। इसे आप पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बिल्कुल सही, इसमें कुछ नहीं सोचना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर, यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे सर 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है कि पौधा का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़। पौधे का जड़ जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 37 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको मानव जनन तंत्र में दोनों के बारे में पढ़ना है, मादा जनन तंत्र के भाग और नर जनन तंत्र के भाग। तो आपसे पूछा है कि इसमें से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो आप पढ़े होंगे कि अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंब वाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्राणु जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार और रिपीटेड प्रश्न है। शायद पिछले साल भी इस प्रश्न को पूछ लिया गया था कि मैग्नीशियम कहां पाया जाता है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम कहां पाया जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि कुलह किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है। अर्थात कि कुलह जो नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली वो किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहां पाया जाता है। आपको बताना है, जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहां पाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइड्रीला जो पौधा है वो जलीय पौधा है, और जलीय पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है। आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रीला कैसा पौधा है सर, जलीय पौधा है, और जलीय पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए ये बोलना पड़े कि आप वीडियो को लाइक कीजिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि क्लासेज आपके लिए ही चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, ये आपका फर्ज है, शेयर करना, सभी दोस्त मित्र को जोड़ना, ये आपका काम है, हमारा काम है आपको सिखाना। तो इस तरह आज हम लोग इसके 40 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो आप लोग का जैसा कमेंट आएगा तो आगे नेक्स्ट 40 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को लेकर समझेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि आपका 40 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। मिलेंगे फिर कल इसी समय, आपको तैयार रहना है। आप तो आपको मालूम हो गया कल साइंस का क्लास चलेगा, तो आपको साइंस को पढ़ कर आना है। फिर इसके आगे की प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।